हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को नीट जेआरएफ क्लियर करने के बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे कि आपका नीट जेआरएफ क्लियर हो जाए। इसके लिए तो सबसे पहले हमें सिलेबस को देखना पड़ेगा कि सिलेबस में कितने यूनिट्स दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं नोट्स। फिर उन सब सिलेबस का हमें नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने नोट्स बनाया है तो मैं अपने नोट्स के थ्रू लोगों को शेयर करके प्रोवाइड करके उन्हें इस वीडियो के थ्रू शेयर करके बताना चाहती हूँ कि आप कैसे तैयारी करेंगे, या फिर मेरे नोट्स के द्वारा मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ कि उनको पास अगर बुक नहीं है तो मैंने अपना नोट्स बनाया है तो वो मेरे नोट्स से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत आजकल वीडियो बनते हैं नीट जेआरएफ के, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या इंग्लिश में बनते हैं। तो बहुत कोई कमेंट करते कि हिंदी में बताइए मैम, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ही हिंदी में बनाती हूँ। मैंने भी यूट्यूब से ही प्रिपरेशन की है, तैयारी की है, नोट्स बनाया है, लेकिन वहाँ सब इंग्लिश बोलते तो मैंने हिंदी का यूज़ ज़्यादा किया है। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे अगर कोई हिंदी में चाहते हैं तो उनके लिए ये यूज़फुल होगा तो अच्छी बात है। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। तो आज हम बात करेंगे नीट जेआरएफ के बारे में, उसके अंदर आने वाले सिलेबस के बारे में। और उसके अंदर पहले सिलेबस में 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो मैं नोट्स बनाई हूँ पेपर 2 का। तो पेपर 2 के 7 यूनिट्स का मैंने नोट्स बनाया है। तो ये है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अंदर आते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इसका ओवरव्यू देखिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स के। आप लोगों ने ओवरव्यू तो देख ही लिया होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। पहला क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स मतलब इसके पार्ट्स। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ये सब क्या है, पार्ट्स है, और ये सब हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। हमें ये सब पढ़ना है नीट में। ठीक है, नीट के पेपर 2 में, यूनिट 7 में। ठीक है, तो कंपोनेंट्स इसका है, पहला क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे कि फाइनेंशियल एसेट्स है। फिर दूसरा कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल मार्केट। तीसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब ये सब के भी अलग अलग पार्ट्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल एसेट्स हो गए यहाँ पर। अब फाइनेंशियल एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया आपका प्राइमरी और डायरेक्ट फाइनेंशियल एसेट्स, और दूसरा हो गया सेकेंडरी और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, और अब हम आ जाएंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट्स भी 2 तरह के होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये भी 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज्ड 2 तरह के होते हैं, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। ये सब तो सिर्फ ओवरव्यू है, अभी आपको बताया गया, लेकिन इसके बारे में आगे आपको क्लियरली विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब ये है आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, हमें ये भी पढ़ना है, इसके बारे में भी। अब मैं आपको बता दूं इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम इंडिया में आने वाले सभी बैंकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इंडिया में कितने बैंक है, वो सब कैसे कार्य कर रहे, अच्छे से कर रहे या नहीं कर रहे, वो जो रूल्स रेगुलेशन का पालन करते हुए काम करते हैं या नहीं, इन सभी का वर्णन हम इसके अंदर करेंगे, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इन सब का वर्णन करने से पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि बैंक होते कितने प्रकार के हैं इंडिया में, किस किस तरह के बैंक होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि बैंक कितने तरह के होते हैं। तो बैंक 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया आपका कॉमर्शियल बैंक, और दूसरा हो गया रीजनल रूरल बैंक, और तीसरा हो गया कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब यहाँ है आपका कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक आपको दिख रहा होगा कि 2 तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है ये भी अलग अलग से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर जैसे कि है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं,
स्टेट बैंक ग्रुप, अदर नेम्ड बैंक हो गया, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी दो तरह के होते हैं, इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक, ठीक है, ये हो गया। अब रीजनल रूरल बैंक का तो कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के भी आगे प्रकार होते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के भी प्रकार होते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रकार होते हैं प्राइमरी। ये सभी तो सिर्फ अभी ओवरव्यू है, इसके बारे में हम आगे गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो पहला हमारा क्या आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस, रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट में आरबीआई भी कहा जाता है, ठीक है। आरबीआई का फुल फॉर्म ही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं हम आरबीआई। आरबीआई बैंकों का बैंक है, ठीक है। कंट्रोलर बैंक है जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, सभी बैंक इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो आरबीआई बैंक मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है, ये ऐसा बैंक है जो तो सभी बैंक को कंट्रोल करता है, और जितने भी बैंक हैं इंडिया में वो सभी किसके अंदर आते हैं, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आते हैं। ये बैंकों का बैंक है क्योंकि इसके अंदर का सभी बैंक आ जाते हैं, ठीक है। और इस बैंक को अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि यह एक सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है क्या है, एक सेंट्रल बैंक है। अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री को क्या कहा जाता है कि यह एक, इसका मतलब यह होता है कि यह एक सेंट्रल बैंक भी है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये इस्टेब्लिश्ड कैसे हुआ था, किसने किया था, ठीक है। तो इसका इस्टेब्लिश्ड या फिर इसे लाने के लिए सुझाव किसने दिया था, ठीक है। तो इस चीज़ का सुझाव हिल्टन यंग कमीशन ने आरबीआई को सेटअप करने के लिए रिकमेंडेशन किया था, ठीक है। मतलब हिल्टन यंग कमीशन ने आरबीआई को सेटअप करने का सुझाव दिया था, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश्ड 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, किया गया था। इसका एक्ट 1934 में हुआ था, ठीक है। इसका मतलब ये तो इस्टेब्लिश्ड 1935 में हुआ, लेकिन इसका एक्ट कब पारित हुआ, 1934 में हुआ, ठीक है। इसे नेशनलाइज्ड कब किया गया, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि आरबीआई को नेशनलाइज्ड कब कर दिया गया। नेशनलाइज्ड का मतलब तो पहले आप समझ लीजिए कि नेशनलाइज्ड का मतलब क्या होता है। ये आरबीआई तो पहले ऐसे ही काम करता था, ठीक है ना, ये कोई गवर्नमेंट के अधीन नहीं आता था, लेकिन बाद में इसको नेशनलाइज्ड कर दिया गया। कब कर दिया, 1949 में। नेशनलाइज्ड करने का मतलब क्या होता है कि आरबीआई जो पहले ऐसे ही काम करता था उसे गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दिया गया, मतलब इस पे अब गवर्नमेंट का हक हो गया, ठीक है। ये गवर्नमेंट के अधीन आने लगा आरबीआई, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के अधीन जब किसी चीज़ को हम देते हैं तो वो नेशनलाइज्ड कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं नेशनलाइज्ड करना, ठीक है। तो आरबीआई को कब नेशनलाइज्ड किया गया, 1949 में। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और इसका मैनेजमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है, और इसका मैनेजमेंट मतलब प्रबंध कहाँ किया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर आएंगे। अब फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। फंक्शंस ऑफ आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, ठीक है। इसका पहला कार्य क्या आ जाता है, मॉनेटरी फंक्शंस और सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस। मॉनेटरी फंक्शंस या सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस, ये इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। इसका पहला कार्य क्या हो जाएगा, इशू ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक है। इशू ऑफ करेंसी नोट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये तो पहली बात तो ये आरबीआई का पहला कार्य है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या कार्य होता है आरबीआई का, तो अब हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आरबीआई का कार्य ये होता है कि इसके अंतर्गत आरबीआई नोट्स करेंसी इशू करता है, ठीक है। लेकिन इसमें आरबीआई सभी तरह के नोट्स इशू तो कर सकता है, लेकिन 1 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के नोट नहीं इशू कर सकता। मतलब इस कार्य के अंतर्गत आरबीआई केवल 1 रुपये
के सिक्के और 1 रुपये के नोट को छोड़कर जितने चाहे उतने नोट इशू कर सकता है, इसे करने का अधिकार है। अब रही बात कि 1 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के नोट्स को कौन इशू करता है फिर, तो हम यहाँ पढ़ लेंगे 1 रुपये के नोट्स या कॉइन्स को इशू करने का अधिकार सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। मीन्स और सभी नोट्स तो आरबीआई कर लेगा इशू, लेकिन जो 1 रुपये का कॉइन है या नोट है उसे इशू करने का अधिकार केवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। ठीक है। अब दूसरा है 1954 से यह सिस्टम चला आ रहा है आरबीआई का। देखिए कौन सा सिस्टम चला आ रहा है, हम आगे पढ़ेंगे। 1956 से यह सिस्टम चला आ रहा है कि आरबीआई ज़्यादातर जितने चाहे उतने ये नोट्स छाप सकता है। कम से कम इन आरबीआई 1956 से ये चला आ रहा है कि आरबीआई जितना चाहे उतना नोट्स तो छाप सकता है, लेकिन कम से कम उसके पास 200 करोड़ का रिजर्व अपने पास रखना होगा, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड में और जो बाकी बचेगा वो फॉरेन सिक्योरिटीज़ के रूप में रहेगा। किसके पास रहेगा? आरबीआई के पास रहेगा। ठीक है। अब तीसरा कार्य आ जाएगा पहला के अंतर्गत, बैंक टू द गवर्नमेंट। बैंक टू द गवर्नमेंट। ठीक है। बैंक टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? बैंक टू द गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि आरबीआई गवर्नमेंट का भी बैंक होता है। कैसे होता है बैंक? अब हम ये जानेंगे। आरबीआई गवर्नमेंट का भी बैंक इसलिए होता है क्योंकि यह गवर्नमेंट की एक एडवाइज़र, एजेंट एंड बैंकर के रूप में गवर्नमेंट का हेल्प करता है। जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंस से लेकर कोई भी इशू होती है, वो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट को क्या करता है? सुझाव देते हैं। ठीक है। सुझाव देते हैं, एडवाइस देते हैं एजेंट्स के तरह, और बैंक के रूप में फाइनेंस से जुड़े रिलेटेड समस्याओं का भी हल करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक टू द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा हो गया बैंकर्स ऑफ अदर बैंक्स। ठीक है। बैंकर ऑफ अदर बैंक्स, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यह बैंकों का बैंक होता है। तो इसका मतलब यही होता है बैंकर ऑफ अदर बैंक्स। इसका मतलब यह होता है कि यह सभी बैंकों का बैंक होता है, इसलिए इसे लेंडर ऑफ लास्ट रीजन भी कहा जाता है, क्योंकि जब किसी बैंक को किसी भी प्रकार का समस्या होती है यह उनकी मदद करते हैं। ठीक है। मतलब बैंकर ऑफ अदर बैंक्स कैसे हो गया? क्योंकि ये इसे लेंडर ऑफ लास्ट रीजन क्यों कहा जाता है, यहाँ पे भी हम ध्यान देंगे। क्योंकि जब कोई भी बैंक एकदम अंतिम स्थिति में, मतलब बंद होने की भी स्थिति में आ जाती है ना, और अगर ये इसके पास जाती है, इनसे हेल्प मांगती है, तो ये उन बैंकों की भी हेल्प करता है। ठीक है। क्योंकि इसके अंतर्गत तो सभी बैंक आते हैं, अगर चाहे तो ये हेल्प कर सकता है। अगर आप अच्छे से काम करें लेकिन आपका बैंक बंद होने वाला है, ऐसी समस्या में ये आरबीआई क्या करता है? हेल्प करता है। इसलिए इसे बैंकर ऑफ अदर बैंक्स भी कहा जाता है। अब आगे आ जाएगा आपका कंट्रोल क्रेडिट मॉनेटरी पॉलिसी। कंट्रोल क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि ये आरबीआई जो है क्रेडिट्स पर भी अपना कंट्रोल रखता है। ऐसे तो बैंक पे भी कंट्रोल रखते हैं, लेकिन वो क्रेडिट्स पर भी अपना कंट्रोल रखता है। कैसे रखता है आगे हम पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि आरबीआई पैसे के क्रेडिट पर भी अपना कंट्रोल रखती है कि कितने पैसे निकल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इन सभी बातों पर भी ध्यान देती है। मतलब बैंक से कितने पैसे का लेन देन हो रहा है, क्या हो रहा है उन पैसों का, इन सभी बातों पर भी ध्यान देती है। उसे ही कंट्रोल क्रेडिट या मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम कार्य पढ़ेंगे आरबीआई का। ये है कंट्रोलिंग फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस। कंट्रोलिंग फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि आरबीआई विदेशों से आने वाले पैसे तथा यहाँ से जाने वाले पैसे आदि, इन सभी बातों पर भी आरबीआई कंट्रोल रखती है। मतलब आरबीआई तो बैंक पे भी कंट्रोल रखती है, लेकिन बैंक के अंतर्गत होने वाले सभी कार्य पे भी इसका मतलब यही हुआ कि अंतर्गत रखती है, ध्यान रखती हैं। ठीक है। मतलब अगर कोई भी बैंक में पैसा आ रहा फॉरेन से एक्सचेंज होकर, ठीक है, या फिर यहाँ से कितना पैसा फॉरेन में जा रहा है एक्सचेंज होते हुए, तो इन सभी बातों पर भी ध्यान देती है आरबीआई। ये कार्य पहला कार्य था जो कि हम लोग पढ़े पीछे, क्या था? मॉनेटरी फंक्शन और
सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस, ये इसके अंतर्गत आते हैं इतने सारे कार्य आपके, ठीक है। अब दूसरा कार्य हो जाएगा आरबीआई का क्या, सुपरवाइजरी फंक्शंस। सुपरवाइजरी फंक्शंस मीन्स इसका मतलब क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सुपरवाइजरी फंक्शंस इसका मतलब यह होता है कि आरबीआई अपने अंतर्गत आने वाली सभी बैंकों को सुपरवाइज करती है तथा उन सभी बातों को ध्यान में रखती है कि कौन सही ढंग से काम कर रहा है, कौन गलत तरीके से काम कर रहा है, और टाइम टू टाइम वह इन सभी का मैनेज करता है। और यदि कोई बैंक अच्छे से काम नहीं करता है तो वह उन लोगों को सुधार करने का ऑर्डर दे सकती है, और यदि वे सुधार नहीं करते हैं तो यह बंद भी कर सकती है। उस बैंक को क्या कहेंगे, सुपरवाइजर ये फंक्शंस कहेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत मतलब अब ये सब पढ़ के क्या समझ में है, सुपरवाइजरी करना मीन्स कोई भी बैंक अगर इसके अंतर्गत आरबीआई के अंतर्गत तो बैंक आते, अब ये क्या सुपरवाइज करता है, वहाँ पे ध्यान देता है कि बैंक के अंतर्गत जो भी काम कार्य हो रहे हैं वो सही ढंग से हो रहे हैं ना, अगर उसमें कोई गलती तो नहीं हो रहे हैं ना, कोई ब्लैकमेलिंग चाहे कुछ भी ऐसा वैसा तो नहीं हो रहा, तो ये सब का ध्यान रखती है। टाइम टू टाइम बैंक्स को जाके सर्वे करती है कि कौन सा बैंक अच्छे से काम कर, अगर कोई बैंक अच्छे से काम नहीं करता तो ये उस बैंक को बंद भी कर सकती है, आरबीआई के ऑर्डर के थ्रू वो बैंक बंद भी हो सकता है, ठीक है। इतना इसे अधिकार होता है। तो सुपरवाइजरी फंक्शंस के अंतर्गत यही कार्य होते हैं आरबीआई के, ठीक है। अब तीसरा कार्य आरबीआई का हम क्या पढ़ेंगे, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। कि प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, देखिए इसका मतलब यह है कि यह अलग बैंक, ठीक है, अलग बैंक खोलती है तथा नए नए स्कीम्स भी लाती है जिसके द्वारा प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट किए जाते हैं, ठीक है। मतलब प्रमोशन से ही आपको पता चल जा रहा है कि बैंकों का प्रमोशन कैसे करना है, इसके अंतर्गत ये सब कार्य देखती है आरबीआई कि बहुत सारे बैंक तो उसके अंतर्गत आ रहे हैं लेकिन वो बैंक सफलता कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, कैसे उनसे ग्राहक उनके पास आएंगे, मतलब जो आके ज़्यादा से ज़्यादा खाता खुलवाएं, तो ये सब कैसे होगा, सफलता उसने कैसे, उस बैंक को ऊंचाई कैसे प्राप्त होगी। तो आरबीआई इसके लिए क्या करता है, प्रमोशन करता है बैंक का, मतलब नई नई स्कीम्स देता है बैंक को जिसके थ्रू बहुत सारे ग्राहक आते हैं, नई नई स्कीम्स योजनाएं होती है जिससे उनके हेल्थ से रिलेटेड ये सब स्कीम्स मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग खाते खुलवाते हैं, फिर उसमें अपना पैसा डालते हैं निकालते हैं, सब कार्य करते हैं, ठीक है। तो नई नई स्कीम्स आएगी तो बहुत सारे लोग आएंगे, इससे क्या होगा, उस बैंक का क्या होगा, डेवलप होगा, वो बैंक क्या होगा, डेवलप होगा, वो सफलता प्राप्त करेगा, ठीक है। तो प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन के थ्रू आरबीआई का कार्य यही होता है कि वो बैंकों का विकास करता है, ठीक है, ताकि बैंक सफलता प्राप्त करे और आगे बढ़े।